Guys, my name is Chandrasekhar Barola and I am a chartered accountant. These are information system audit sessions. This is a post qualification course of CS and the intent is to make it easier, understandable, lucid. तो हम ईमेल के बारे में पढ़ रहे थे। ईमेल के बारे में हमने पढ़ा कि एक प्रोटोकॉल होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसमें दो टाइप के प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमने पढ़े थे, POP3 और IMAP। POP3 में क्या होता है कि अगर आपका मेल आईडी है, वन वे प्रोटोकॉल होता है, और इसमें क्या है कि अगर आपका मेल आईडी है और मेल आईडी एक दो जगह है, मालूम पड़ा आपका एक नॉर्मल ऑफिस में आप डेस्कटॉप में मेल ओपन करते हैं और दूसरी तरफ आप मेल ओपन करते हैं किसी मोबाइल डिवाइस में। तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल डिवाइस में ऑन करेंगे, रीड करेंगे तो वो जो दूसरे डिवाइस में अनरेड का अनरेड ही रहेगा। जब वहाँ जाएंगे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। और IMAP में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो IMAP में क्या होता है कि अगर एक जगह आपने रीड कर देंगे तो दूसरी जगह रेड हो जाएगा, और अगर आप डिलीट कर देंगे तो दूसरी जगह भी डिलीट हो जाएगा। तो IMAP को इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो ईमेल के बारे में पढ़ते हैं। ईमेल जो है, ईमेल हम सब ने यूज़ किया है। और ईमेल में क्या होता है कि कंप्यूटर लोकली भी हम ईमेल भेज सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ईमेल भेज सकते हैं और मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ईमेल जो होता है, मेल बॉक्स होता है, आपका एक एड्रेस होगा, दूसरे का एक एड्रेस होगा, तो मैसेज विद इन सेकेंड्स दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो पावरफुल एस्पेक्ट क्या है कि ईमेल का, ये फाइल्स इसमें भेजी जा सकती हैं। तो फाइल्स भेजने के बाद ईमेल बहुत पावरफुल हो गया, बहुत यूज़ में आने लगा। ये बेसिकली अगर हम हिस्ट्री देखें ईमेल की, तो ईमेल कैसे इवॉल्व हुआ। ईमेल में क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में जब शुरू में ईमेल था तो क्या होता था कि अगर मान लिया सपोज जापानीज़ मेल है, तो जापानीज़ में अगर जापानी आदमी ने जापानीज़ मेल में कुछ लिखा हुआ है और उसने किसी फ्रेंड को ओपन किया और उसको रिटर्न बैक रिप्लाई आया और वो येस से जाता है और मेल को ओपन करता है, तो उसे मेल ओपन नहीं होता था। मेल ओपन तो होता था लेकिन जो लैंग्वेज है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। होता क्या था कि जो मेल था वो जापानीज़ लैंग्वेज, जो प्रोटोकॉल सेम नहीं थे। तो अगर वो US में करेगा तो उसमें वो करेक्टर्स ही नज़र नहीं आएंगे। तो US में जो मेल वगैरह चलते थे, जो आपके उसमें करेक्टर्स ABCDEFG, ये जो नॉर्मल करेक्टर होते हैं 1 से 0 तक, ये स्पेशल करेक्टर्स होते थे, यही चलते थे। तो अगर दूसरी जगह अगर कोई आदमी जाएगा तो प्रॉब्लम होती थी। तो लैंग्वेज के रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती थी, गेटवे के रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती थी, दूसरा ये मल्टीमीडिया के रिलेटेड प्रॉब्लम थी। मल्टीमीडिया मैसेजेस नहीं पहुंचते थे। तो जो आस्काई फाइल्स हैं बेसिकली वही जो है बाइनरी फाइल्स जो हैं, वो जो उन्हीं फाइल्स को हम भेजा करते थे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। हम अगर कोई फ़ाइल भेजनी है वो फ़ाइल नहीं भेज सकते थे। अगर कोई मल्टीमीडिया की, तो उस समय सोच ही डिफरेंट थी। तो इसको सबको कम्युनिकेट करने के लिए एक आपका प्रोटोकॉल बना, उसे MIME प्रोटोकॉल कहते हैं। MIME यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो MIME ने सबसे पहले लैंग्वेज को हार्मोनाइज़ किया, यानी कि अगर जर्मन वाला अगर इंडिया में आकर अपनी ईमेल खोलेगा तो उसे जर्मनी में मेल पढ़ सकता है, मतलब जनरल लैंग्वेज के कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो कोई फ़ोटो अगर भेजेगा तो उसे मालूम पड़ा उसने फ़ोटो JPEG फाइल भेजी, तो यहाँ पर अगर आपके पास JPEG फाइल है तो उसमें खुल जाएगा। तो JPEG फाइल उसको कैसे पता चलेगा? उसको पता चलेगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME प्रोटोकॉल के द्वारा पता चलेगा कि ये फ़ाइल JPEG है, ये JPEG में खुलेगी। ये फ़ाइल जो है आपकी मीडिया फाइल है, और ये फ़ाइल जो है आपके पिक्चर्स हैं, ये आपके मल्टीमीडिया है, ये आपके मूविंग पिक्चर्स हैं जो आप अगर अटैच करके भेज रहे हो। तो डिफरेंट टाइप की फ़ाइल ओपन होना, डिफरेंट लैंग्वेज के करैक्टर्स ओपन होना, ये MIME के साथ स्टार्ट हुआ, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो ये स्टार्टिंग में नहीं था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी। स्टार्टिंग में केवल करैक्टर्स जाते थे और वो भी इंग्लिश टाइप करैक्टर्स जाते थे।
जैपनीज़, चाइनीज़, इस टाइप के कैरेक्टर्स कम्युनिकेट नहीं हो पाते थे। तो ईमेल के बारे में जो हमारी स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ MIME है। पहले हमने ईमेल के बारे में जो पढ़ा था, 2 चीज़ पढ़ी थी, POP3 पढ़ा था और IMAP पढ़ा था। तो POP3 में वन वे प्रोटोकॉल है, वन वे कम्युनिकेशन है। MIME जो आपका IMAP है, सॉरी MIME नहीं, IMAP है। IMAP जो है उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता था, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस हैं। आप लैपटॉप को लें तो लैपटॉप्स में आप कोई चीज़ डिलीट कर दें तो आप उसको अपने मोबाइल में खोलेंगे तो डिलीटेड आ जाएगा। तो आपको डबल वर्क करने की ज़रूरत नहीं। जो 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, जो अपडेशन हो रहा है वो हर जगह हो रहा है। आपके मोबाइल से मेल भेज दें, लैपटॉप में ऑटोमेटिकली ओपन करेंगे, वही चीज़ आ जाएगा। POP3 में वन वे कम्युनिकेशन था। तो उसके बाद MIME जो है वो है इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़, या कई जगह मल्टीमीडिया भी लिखा हुआ है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इसे कहा जाता है। और इसमें ईमेल अटैच, ईमेल मैसेजेस के साथ फाइल्स वगैरह जाने के लिए यूज़ होने लगा। तो जो ईमेल प्रोग्राम है वो अगर उनके बारे में एग्जांपल दिया जाए, यूडोरा, नेटस्केप मैसेंजर है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, जीमेल है, हॉटमेल है और 50 ईमेल सर्विसेज हैं, वो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी स्टडी में टेलनेट के बारे में दिया गया। टेलनेट जो है एक प्रोग्राम है, जो ओल्ड प्रोग्राम है, काफ़ी पुराना है। मतलब TCP/IP को प्रीडेट करता है, यानी कि उससे पहले आया था। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पहले टेलनेट आया था। तो टेलनेट का के लिए यूज़ होता था, टेलनेट होता था कि अगर हम मान लिया ऑनलाइन डेटाबेसेस, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, चैट सर्विसेज वगैरह यूज़ करना चाहें तो टेलनेट का यूज़ करते थे। ये टेक्स्ट बेसिकली टेलनेट के सेशंस में केवल टेक्स्ट ही कम्युनिकेट हो पाता, ग्राफिक कम्युनिकेट नहीं हो पाता था। और जो है यूज़र को स्पेसिफिक पोर्ट, यानी पोर्ट नंबर 23 रिमोट कंप्यूटर के आप कनेक्ट करेंगे तो आप टेलनेट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि टेलनेट बाई डायरेक्शनल था, टेलनेट इंटरैक्टिव था, टेलनेट जो है टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी देता था। और टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। टेलनेट जो है इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होता था। और टेलनेट जो है आपका NCP प्रोटोकॉल में यूज़ होता है, रन होता है। और TCP/IP का प्रीकर्सर था, यानी प्रीडेट था, यानी उससे पहले था। और आज की डेट में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई है। वेब के टाइम पर टेलनेट बहुत लेस फ्रीक्वेंट यूज़ किया जाता है इंटरनेट में। तो हमने 2 चीज़ पढ़ी थी, ईमेल पढ़ी अभी और टेलनेट पढ़ी। तो ईमेल में हमने बेसिक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है MIME, मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन पढ़ा। और टेलनेट के बारे में पढ़ा कि एक प्रोग्राम जो यूज़र को कंप्यूटर में लॉग करने के बाद इंटरनेट में जब वो एक्सेस करता है तो ऑनलाइन डेटाबेसेस, लाइब्रेरी कैटलॉग, चैट सर्विसेज और बाकी सारी चीज़ों को वो यूज़ कर सकता है। तो कोई ग्राफिक नहीं होते हैं टेलनेट में, टेक्स्ट ही होते हैं। टेलनेट कंप्यूटर को आपका एड्रेस पता होना चाहिए और फिर उसके बाद क्या है, इस तरह ये आप उसे कम्युनिकेट करेंगे और वो आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है FTP, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फिर एक प्रोटोकॉल है। तो हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं। प्रोटोकॉल्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेट को रोबस्ट होना है। इंटरनेट किस लिए बना था, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर सेशंस में बनाया था, इंटरनेट इसलिए बना था कि 3rd वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी यह सिस्टम काम कर सके। रशिया और US के बीच में राइवलरी हुई। क्यूबा के पास उसने मिसाइल देखी 1960 के पास। जो अमेरिकन जो सबसे डिफेंस की प्रीमियर एजेंसी है, डार्पा जिसका नाम है, उसने ARPANET क्रिएट किया। ARPANET क्रिएट करने के बाद उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें रशिया अगर मिसाइल्स भी फेंक दे और सारा कमांड कंट्रोल धराशायी हो जाए तब भी ये सिस्टम काम कर सके और कम्युनिकेट कर सके। तो FTP एक प्रोटोकॉल है और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए। प्रोटोकॉल्स इस तरह से बने वो किए गए कि डेटा लोकेशन तक पहुंच जाए, कैसे भी करके पहुंचे। तो FTP इसमें एक और प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये प्रोग्राम भी है और मेथड भी है। ये क्या करती है कि फाइल्स को ट्रांसफ़र करने की यूज़ में की जा सकती है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि FTP जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल में यूज़ होती है। तो अगर मान लीजिए सपोज इंटरनेट है, वेब सर्वर है,
तो अगर दो चीज़ें, FTP दो जगह यूज़ हो सकती है। अगर मान लिया सपोज़ आपका प्रोग्राम, एक फ़ाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी और एक वेबसाइट आपने दूसरे कंप्यूटर में है, वहाँ पर से वेबसाइट है, मतलब नैप पॉइंट्स में आपने वेबसाइट लगा रखी है या नॉर्मल वेबसाइट लगा रखी है। नैप पॉइंट्स मैंने जैसे पहले बताया था, इंटरनेट के बैकबोन जहाँ पर मिलते हैं वह नैप पॉइंट कहते हैं। बैकबोन क्या होते हैं, ये मैंने पहले बताया था कि लाइन्स होती हैं। लाइन्स बेसिकली वो लाइन्स जिसमें से खूब सारे डेटा आता है। जैसे रिलायंस ने ऑप्टिकल फाइबर की एक लाइन्स डाली हुई है, तो वो लाइन या एयरटेल के लेट है, जहाँ पर ये दोनों मीट आउट होती हैं उन्हें नैप पॉइंट्स कहते हैं। तो वहाँ पर सर्वर रखा जा सकता है और उससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर से कम्युनिकेशन, जो सर्वर है दो डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर रहा है और बैकबोन में डेटा बहुत तेज़ी से चलता है। तो आप वहाँ पर या कहीं पर भी आपने एक वेब सर्वर रखा हुआ है, वेब सर्वर रखने के बाद आप एक आपके कंप्यूटर में कोई फाइल आपने जनरेट की और वह वेबसाइट में आप डालना चाहते हैं, तो ये FTP का यूज़ करेगा। मैं अगर लॉगिन करता हूँ उस वेबसाइट में और एक फ़ाइल को डाउनलोड करता हूँ, मतलब फाइल है, कोई मूवी की फ़ाइल है या किसी चीज़ की फ़ाइल है या कोई वर्ड फाइल है या दूसरी फाइल है, डाउनलोड करता हूँ, मेरे सिस्टम में वो डाउनलोड होता है, तो मैं उसे देखता हूँ, तो वो किसके थ्रू होगा, FTP के, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोग्राम भी है और मेथड भी है। किसके लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर्स में, क्लाइंट सर्वर मॉडल में, 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स में। तो FTP क्या करता है कि क्या ट्रांसफ़र करता है, ये बुक्स भी कर सकता है, आर्टिकल्स भी कर सकता है, सॉफ्टवेयर भी कर सकता है, गेम्स भी कर सकता है, इमेजेस भी कर सकता है, साउंड भी कर सकता है, मल्टीमीडिया, डेटा सेट्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। तो FTP का क्या मेन हेल्प होती है, FTP क्या है कि विदाउट स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ किए बिना फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चूँकि ये प्रोटोकॉल है तो इसी प्रोटोकॉल से हम वर्ल्ड वाइड वेब में बिना स्पेशल सॉफ्टवेयर के यूज़ किए फाइल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वेब ब्राउज़र सफाइज़ होगा, यानी कि वेब ब्राउज़र है और वेब ब्राउज़र जब भी हम यूज़ कर रहे हैं उसी से हम FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से जो है फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यानी समराइज़ करें, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मान लीजिए सपोज आपका इंटरनेट के थ्रू आप किसी ईथरनेट केबल के से इंटरनेट में आप जुड़े हुए हैं। ईथरनेट केबल मतलब ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क ईथरनेट को यूज़ करता है, जो वहाँ पर प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो ईथरनेट होता है और ईथरनेट से आप जो है इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करने के लिए सेवरल PC प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे WS FTP विंडोज़ के लिए है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन ऐसा है कि अगर मान लिया सपोज आपका वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है तो वहाँ पर केवल कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है और FTP के थ्रू आप नॉर्मली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, उसके बिना नेट अधूरा है। जैसे ईमेल जो है वो उसके बिना नेट अधूरा है, क्योंकि ईमेल नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कम हो जाएगा। बेसिकली जो नेट का स्टार्टिंग का यूज़ जो हुआ, मैसिव यूज़ हुआ, वो ईमेल के लिए स्टार्ट हुआ, बाकी बाद में फिर फाइल्स बनी। तो FTP इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे फाइल्स को फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम चलते हैं www या वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, कई लोग इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब समझते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट सर्विस की मोस्ट पॉपुलर सर्विस जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। तो कोई वो पूछे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो आप ये बताइएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक सर्विस है। यानी इंटरनेट में कई टाइप की सर्विसेज होती हैं, उसमें एक वर्ल्ड वाइड वेब भी सर्विसेज है और मोस्टली www जो है वो प्रीडोमिनेंट सर्विस है, मोस्ट पॉपुलर सर्विस है। www में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास एक सिंगल इंटरफेस है, यानी कि आप अपने कंप्यूटर के साथ बैठें तो इंटरनेट सर्वर्स हैं, हज़ारों करोड़ों इंटरनेट सर्वर हैं। तो हर सर्वर, गूगल का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, NDTV का सर्वर है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्वर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए जो सिंगल इंटरफेस में जो हम सर्विसेज एक्सेस करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करके
उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, www सर्विस कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नहीं है, पहली चीज़, ये कन्फ्यूजन होता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है। कौन सी सर्विस है? हम कंप्यूटर के सामने वैसे बैठे और HTTP प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स में से एक प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और उसी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम इन सर्विसेज को अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकें, सिंगल इंटरफेस में यूज़ कर सकें। इसको www या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर में बैठा हूँ, मेरा एक सिंगल लिंक है, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन अगर 10 कंप्यूटर में आने लगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैंने एक पेज खोला, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, उसमें से उसी इंटरफेस में से उसी एक ब्राउज़र में मैं वर्ड की 50,000 सर्विसेज को गूगल की 50,000 डिफरेंट सर्विसेज को उसी ब्राउज़र से ओपन कर सकता है। यानी गूगल का एक पेज कहीं और पर है, दूसरा कहीं और पर है। तो अगर मान लीजिए सपोज मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं वहीं पर बैठकर कम्युनिकेट कर सकता हूँ उन सर्वर से। तो सिस्टम ऑफ सर्वर्स, इंटरनेट सर्वर से कम्युनिकेशन करना कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करके। तो उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारी सर्विसेज होती हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, वर्ल्ड वाइड वेब की कई सर्विसेज होती हैं और जो बेसिकली प्रोटोकॉल वो यूज़ करता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर सकता है। सर्विसेज जैसे ईमेल है, टेलनेट है, FTP है, अभी जो FTP के बारे में पढ़ा था, यूज़नेट न्यूज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली कंप्यूटर में देखते हैं। वो सारी सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब कैसे स्टार्ट हुआ? वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1989 में टिम बार्नर ली नाम के आदमी ने CERN में यूज़ किया। CERN क्या है? CERN एक प्रयोगशाला है, पार्टिकल फिजिक्स की एक लैब है स्विट्ज़रलैंड में। आपने LHC का नाम सुना होगा, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, या गॉड्स पार्टिकल का नाम सुना होगा जो डिस्कवर हुआ कई मील का एक सर्कुलर सुरंग बनाई गई है 100 मीटर नीचे ज़मीन के। और वहाँ पर इतना ठंडा होता है कि वहाँ पर इतना चिलिंग ठंडा किया गया है कि -200 डिग्री टेम्परेचर रहता है। एग्जैक्ट कितना रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने के करीब, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतने के करीब रहता है। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में स्मैश किए जाते हैं और उसी से गॉड्स पार्टिकल भी हमने ढूंढा है अभी कुछ दिन पहले। तो वो जो लैब है उसको यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लैब कहा जाता है। और सबसे पहले 1989 में एक टिम बार्नर ली था, उसने www को इन्वेंट किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, अगर कोई पूछेगा किस लिए किया है और बेसिक इसका रीज़न क्या था, बेसिक इसका रीज़न ये था कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि एक घंटे में उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है जितनी शायद बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं। और आज की डेट में तो इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, जो दुनिया की लाइब्रेरी हैं वो सारी एक तरफ, और वहाँ आधे घंटे या 15 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है वो एक तरफ। तो वहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जो इनिशियल पर्पस वेब का था कि वो हाइपर टेक्स्ट यूज़ करे और कम्युनिकेशन अपने मेंबर्स में कम्युनिकेशन कर सके। तो ये मेंबर्स कई कंट्रीज़ में थे, तो ये कम्युनिकेशन होने लगा। फिर कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि और लोगों की ज़रूरत पड़ती रही। तो पहले तो क्रॉस कंट्री हो गया, दूसरी बात फिर क्या है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया, यूनिवर्सिटीज़ से धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और फिर पहले क्या होता था, इसमें हाइपर टेक्स्ट था। कौन सा टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट, यानी बेसिकली टेक्स्ट ट्रांसफ़र होता था। बाद में क्या है कि वेब में ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड सब कुछ यूज़ किए जाने लगे। तो आज की डेट में क्या है कि ये एक्सप्लोड हो चुका है और दिन प्रतिदिन ये एक्सप्लोड होता जा रहा है। तो वेब में तकरीबन हर तरह का प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ईमेल ले लेंगे, ईमेल में हमने जैसे पढ़ा था SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, फाइल्स एक से या उससे ज़्यादा मेल बॉक्स में डिलीवर करता है। मालूम पड़ा आपने मेल भेजी तो आपने 2 जनों को तो 2 में डाला और कई लोगों को CC किया और 5 लोगों को BCC कर दिया। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूट करता है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स में। उसके बाद आ गया टेलनेट। टेलनेट प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। टेलनेट प्रीकर्सर था आपका TCP/IP का, और टेलनेट जो है वो एक प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से FTP के बारे में पढ़ा था। तो टेक्स्ट बाइनरी या बाइनरी फाइल जो भी है वो FTP क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कम्युनिकेट करता है। तो 2 टाइप की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल 0101 में होती है, टेक्स्ट फाइल एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ली हुई होती है। तो दोनों FTP प्रोटोकॉल दोनों को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद यूज़नेट नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये न्यूज़ के आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP के बारे में हमने पता है, तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में। तो वर्ल्ड वाइड वेब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक सिंगल इंटरफेस देगा और उसी सिंगल इंटरफेस में सारे प्रोटोकॉल एक्सेस होंगे। सिंगल इंटरफेस का मतलब यानी कि सिंगल लिंक। ये सिंगल लिंक का मतलब अगर मैं बैठा हूँ कंप्यूटर में तो एक सिंगल कंप्यूटर में सिंगल पेज ओपन करके वेब ब्राउज़र, गूगल का वेब ब्राउज़र ओपन करके सिंगल लिंक ओपन करके मैं सारे कंप्यूटर्स पूरे वर्ल्ड वाइड वेब से बात कर सकता हूँ, सबसे कम कर सकता हूँ। तो ये कन्वीनियंट है, यूज़र फ्रेंडली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेब है बेसिकली जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है आपका सर्विसेज है। और ये सर्विस किसकी है? इंटरनेट की सर्विसेज है। यानी वेब की सबसे मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज जो है वो www है, वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने बनाई, डेवलप की। और कैसे की, किस लिए की? ताकि जो CERN प्रयोगशाला है उसके इन्फॉर्मेशन को आपस में साइंटिस्ट में बांटा जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। पहले हाइपरटेक्स्ट किया, फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ कम्युनिकेट होने लगा। क्योंकि एक बार टेक्स्ट चला गया तो फिर उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। पहले टेक्स्ट तो भेज दो, उसके बाद फिर होता है कि वीडियो भी भेज दो, साउंड भी भेज दो, तो सारे थ्रेशोल्ड टूटते चले जाते हैं। नेचुरल चीज़ है, ह्यूमन नीड बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब था। तो हम पढ़ लेते हैं हाइपरटेक्स्ट के बारे में। हाइपरटेक्स्ट का वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो हाइपरटेक्स्ट और HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है, और HTML एक लैंग्वेज है। तो जो हाइपरटेक्स्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, अगर किसी वेब में अगर हाइपरटेक्स्ट प्रोड्यूस करना है तो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं? हाइपरटेक्स्ट HTML लैंग्वेज में, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। तो यानी कि हाइपरटेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट है जो जिसमें वर्ड्स होते हैं जो दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्ड फाइल ऊपर यूज़ करें तो उसमें एक हाइपरटेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसे क्लिक करें तो दूसरी पेज में आप जा सकते हैं, उसी के नीचे पेज में जा सकते हैं। अगर 2 फाइल्स खुली हुई हैं तो क्लिक करें तो दूसरी फाइल में जा सकते हैं। यही वेब का काम है, यही वेब बन जाता है। यानी कि एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक, वहाँ से वीडियोस। तो ये एक लिंक, एक जाल जो क्रिएट हो रहा है, ये हाइपरटेक्स्ट क्रिएट हो रहा है। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हाइपर टेक्स्ट है, ये हाइपर है। यानी कि अगर आपने कोई वर्ड में क्लिक किया तो वो और जगह चले जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि दिस इज़ अ हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट के नीचे एक ब्लू कलर, पूरे ब्लू कलर में हो जाएगा, नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। उसको क्लिक किया तो वो हाइपर टेक्स्ट के मीनिंग में चले जाएगा। सपोज़ विकीपीडिया में अगर आप ओपन करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे कनेक्शंस हैं। या उसमें क्या है, विकीपीडिया में पढ़ें तो ब्लू कलर की अचानक वो सेंटेंस चलता जाता है और एक ब्लू कलर का सेंटेंस आता है। ब्लू कलर के सेंटेंस में आप क्लिक करें तो दूसरे पेज खुल जाता है विकीपीडिया का, पूरा एक जो उसे समझा रहा होता है। तो एक लिंक पे लिंक क्रिएट हो जाता है। तो इस लिंक के क्रिएशन को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है। जैसे टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट है, टेक्स्ट होगा, हमेशा याद रखिए। और ये कैसा टेक्स्ट होगा? जो हाइपर है,
यानी कि हाइपरटेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे और वर्ड्स क्या है दूसरे डॉक्यूमेंट को उसमें लिंक क्रिएट करेगा। और ये लिंक लॉजिकल बात जरूरी नहीं है कनेक्ट करें, कनेक्शन लॉजिकल नहीं हो जरूरी नहीं है, ये लॉजिकल भी हो सकते हैं, इलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो यानी एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करेगा और फिर बाद में जैसा हमेशा होता है कि एक लिंक जो है इमेजेस को कनेक्ट कर देगा, वीडियो को, साउंड को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। तो हाइपरटेक्स्ट एक बेसिकली हाइपरटेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरीली इंफॉर्मेशन रिट्राइवल करने में वेब में हेल्प करता है। और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो हैं दूसरे डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करता है। और आज की डेट में वो डॉक्यूमेंट ही नहीं, वर्ड्स, ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियो, साउंड्स, इन सबको कनेक्ट लिंक उसमें भी पहुंच सकते हैं। तो यानी कि एक सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट में आपके वर्ड्स होंगे, वर्ड्स जो हैं आप क्लिक करोगे तो दूसरे डॉक्यूमेंट में चले जाओगे। तो ओवरऑल ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वास्ट नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है जिसे HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो बेसिकली HTML क्या होता है कि टैग्स हैं बेसिकली। तो HTML में ये टैग्स क्या करते हैं, टैग्स जो हैं प्लेस कर देते हैं हम इन्हें टेक्स्ट के अंदर, इन टैग्स को यूज़ करते हैं। जैसे वो मैंने बोला कि अगर आप विकिपीडिया ओपन करें तो उसमें नीले कलर होंगे, उसके नीचे सर्टेन फॉर्मेटिंग होगी, विजुअल फीचर्स होंगे, फॉन्ट साइज इटैलिक्स, बोल्ड या इस टाइप के होंगे। यानी कि जनरली क्या होता है, ब्लू कलर होता है और नीचे से एक अंडरलाइन टाइप होती है। तो उसको जब क्लिक करते हैं तो वो टैग्स जो हैं आपको दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इसमें HTML लैंग्वेज में ग्राफिक्स भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। आज की डेट में ये बढ़ती जा रही है HTML लैंग्वेज, नए टैग्स बनते जा रहे हैं। और इसको HTML लैंग्वेज को कौन है देख रहा है, ये W3C देख रहा है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम देख रहा है। और इसको कौन, इसका हेड कौन है, टिम बार्नर-ली है। टिम बार्नर-ली कौन है, वही व्यक्ति है जिसने WWW को स्टार्ट किया। तो ये W3C जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो टिम बार्नर-ली के अंतर्गत काम करती है और ये स्टैंडर्डाइज करती है HTML लैंग्वेज को, क्योंकि वेब में स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर आपने कोई चीज़ टैग्स निकाला, कोई चीज़ निकाली, तो वर्ल्ड वाइड लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए पता होना चाहिए। तो अब एक और नई लैंग्वेज आ गई, XHTML लैंग्वेज है। और XHTML लैंग्वेज क्या है, XML लैंग्वेज का स्टैंडर्ड यूज़ करती है, उसका एप्लीकेशन करती है। तो हमने हाइपरटेक्स्ट के बारे में पढ़ा और लिंक्स के बारे में पढ़ा। और हाइपरटेक्स्ट के बिना हमें, हाइपरटेक्स्ट जो है जिस लैंग्वेज को यूज़ करता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करता है। और हाइपरटेक्स्ट के बिना वेब बन ही नहीं सकता, वर्ल्ड वाइड वेब बन ही नहीं सकता। और वर्ल्ड वाइड वेब के बिना इंटरनेट अधूरा है, क्योंकि इंटरनेट में जो मेजर सर्विस यूज़ हो रही है वो वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विस हो रही है। और वर्ल्ड वाइड वेब के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, बेसिकली सर्विस। सर्विस कैसी है, एक सिंगल इंटरफेस में सारे वर्ल्ड की सर्वर्स। सोचो, अगर आप सोच सकते हैं तो सोचो कितना मेजर चीज़ है। आप बैठे बैठे वर्ल्ड के सारे लाइब्रेरीज़ नहीं, पहले ये सोचा जाता था कि लाइब्रेरी लिंक हो जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। वर्ल्ड की सारे सर्वर्स लिंक्ड हैं जो आपको वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। In case of any feedback, you can contact me at 9899123008. Thanks.